हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्निका क्लास। अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर का सेकंड लेक्चर है ये हमारा। इसको कंटिन्यू करते हैं। कल हमने सिर्फ बेसिक बातें पढ़ी थी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमारे पास या तो कोई मूविंग चार्ज हो, या फिर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, या फिर कोई मैग्नेट हो, उसके अराउंड जो भी रीजन होगा उसमें हम क्या फील कर सके, मैग्नेटिक इफेक्ट फील कर सके। उस रीजन या एरिया को हम क्या कहते हैं, उस रीजन या फील्ड को क्या कहते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। ठीक है, ये सब हमने किया था। और जब हम एक चार्ज को रेस्ट पोजीशन पे रखते थे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता था, लेकिन वही चार्ज पार्टिकल जब v वेलोसिटी से मूव करने लग जाए तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड में जब तुम्हारा चार्ज पार्टिकल चलेगा तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ मैक्सिमम लगेगा, कहाँ मिनिमम लगेगा, इस चीज को हमने डीपली डिस्कस करने के लिए 5 से 6 केसेस लिए। और उसमें हमने क्या किया, मैग्नेटिक फोर्स देखा कि कहाँ मैक्सिमम लग रहा है, कहाँ मिनिमम लग रहा है, जो कि किस फॉर्मूले पे डिपेंड होता है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, Q इंटू वी क्रॉस बी या Q V B साइन थीटा। इसमें Q क्या है बेटा जी, Q है आपका चार्ज पार्टिकल, V क्या है आपकी वेलोसिटी, B किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका साइन थीटा है वो क्या है, V और B के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम वहां से स्टार्ट करेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा, अपना चार्ज पार्टिकल रखा। जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उसमें कितना मोशन लगेगा। हमने कल ये चीज पढ़ी थी कि कभी भी एक चार्ज पार्टिकल को किस में एंटर कराएंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराएंगे। जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से एंटर कराएंगे तो वो किस पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। किस में मूव करेगा, वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। इसका रीजन क्या था, सर्कुलर पाथ में मूव क्यों करता है वो, इसके लिए हमने राइट हैंड थंब रूल डिस्कस किया था। राइट हैंड थंब रूल डिस्कस किया था ना। ये कर्व क्या बताती है, कर्व क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये क्या बताता है आपको, थंब क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, अब जब ये चार्ज पार्टिकल किस में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी बच्चा, m इंटू वी अपॉन क्यू बी। सबका ये पता है आपको, m क्या है बेटा, मास है, चार्ज पार्टिकल का क्या है, मास है, v क्या है, उसकी वेलोसिटी है कि चार्ज पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहा है, q क्या है, जो चार्ज पार्टिकल है उस पे कितना चार्ज है। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो मास कितना हो जाएगा बच्चा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और चार्ज कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। B क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला वो भी होता है बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये भी याद रखोगे तो चलेगा। सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड क्या होता है, जब एक चार्ज पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर पाथ का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, तो उस एक पाथ को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, वो क्या होगा बेटा आपका 2m अपॉन क्यूबी। 2 पाई क्या डिनोट करता है कि आपका एक सर्कुलर पाथ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, 360 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 पाई m अपॉन क्यूबी। हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा जी, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट सेकंड, यही होता है ना फ्रीक्वेंसी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो टाइम पीरियड तो हमने देख लिया, ये होता है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ पे t की वैल्यू है ना, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्यूब b क्या वहां जाएगा, आपका ऊपर आ जाएगा, 2 पाई m कहाँ पे आ जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा।
क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो लोरेंट फोर्स होता है, जो टोटल लोरेंट फोर्स होता है वो कितना होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जैसे हमने सबसे बेसिक बात क्या पढ़ी कि चार्ज जब रेस्ट पे होता है ना तब तो लगता है, चार्ज जब रेस्ट पे होता है तब तो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज जब मोशन में होता है ना बेटा, मूविंग पोजीशन में होता है, तो क्या लगता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। इतना हमें पता है। लोरेंट फोर्स क्या कहते हैं बेटा? लोरेंट फोर्स क्या कहता है? लोरेंट फोर्स कहता है द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लोरेंट फोर्स। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है F अपॉन Q। तो यहां पे फोर्स क्या आ जाएगा? Q इंटू E। क्या आ जाएगा बेटा? Q इंटू E। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आ जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आ जाएगा बेटा? Q इंटू E। और मैग्नेटिक फोर्स हमने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बेटा? Q इंटू V क्रॉस B। यही पढ़ा है ना हमने। इसमें से और इसमें से Q क्या ले ली? कॉमन ले ली। यहाँ पे E बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा? V क्रॉस B बचा। तो यही क्या होता है आपका लोरेंट फोर्स होता है। द combination of electric force and magnetic force is called Lorentz force. The combination of electric force and magnetic force is called Lorentz force. इतना क्लियर है? अगर एक चार्ज पार्टिकल, एक नोट डाउन करो आप, जो लोरेंट फोर्स होता है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? ये पता लगाने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। मतलब लोरेंट फोर्स इज इंपॉर्टेंट टू डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का प्रेजेंस का पता लगाने के लिए लोरेंट फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोरेंट फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक नोट डाउन करके लिखो, ये एक नंबर में पूछ जाए तो, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, if a charge particle is moving at right angle to the field, इसको मैं बताऊंगी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका, क्या है बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड है। डी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। कहते हैं एक चार्ज पार्टिकल आया और मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड की क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या रहेगी बच्चा? कांस्टेंट रहेगी। ये आपको माइंड में रखना है।
नोट डाल के नोट डाउन कर लो आप। एक चीज और नोट डाउन कर लो कि जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है बेटा, एक गॉस के इक्वल है। गॉस क्या होता है बेटा, गॉस क्या होता है, गॉस क्या होता है बेटा जी, गॉस होता है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने की एक यूनिट होती है टेस्ला, जो कि एसआई यूनिट होती है। एक सीजीएस यूनिट और होती है ना, सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस यूनिट का सिस्टम होता है। तो सीजीएस यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, गॉस होती है। ठीक है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्रोक्स कितना है, 1 गॉस के इक्वल है। वैसे गॉस और आपका टेस्ला है, उसमें रिलेशन भी होता है, शायद 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁴ टेस्ला समथिंग होता है, बट श्योर नहीं हो, एक बार आप चेक करना। क्योंकि जैसे हमारा डाइन और न्यूटन है, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं। ऐसे ही सीजीएस और एसआई यूनिट में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो गॉस और टेस्ला में भी रिलेशन है, शायद एक गॉस किसके इक्वल है, 10⁴ टेस्ला, इतना कुछ है, श्योर नहीं हो, एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है। एक तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है बेटा, 1 अप्रोक्स 1 गॉस के इक्वल है। दूसरा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे मूव कर रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, आगे आता है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर in a मैग्नेटिक फील्ड। हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा आपसे। एनडीए में फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट वाइज वो डीप हो सकते हैं, बट कोई डेरिवेशन तो नहीं पूछेगा वो। तो अभी हम उस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फोर्स होता है वो कितना होता है, जैसे हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रख दिया, कोई भी करंट कैरिंग वायर रख दी, करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, वायर रख दी। इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो इस पे जो फोर्स लगता है इसको सब बिल के नाम से याद रखते हैं, साइन थीटा। ये आपको याद रखना है। ये कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये देखो, बी क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, आई क्या होता है आपका, करंट होता है, करंट होता है। इफेक्टिव लेंथ होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है। और एंगल किस किस के बीच में होता है, एंगल किस किस के बीच में होता है बेटा, बताइए, एंगल किस किस के बीच में होगा आपका, आई और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, अब इसको समझने से पहले एक चीज और समझो। मान लो एक ये वायर है, इसमें जो करंट जा रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसे एक पेड़ अपना फल नहीं खाता, जैसे एक पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, वैसे जो एक वायर होती है ना, उसमें जो करंट होता है वो खुद के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट करती। खुद के लिए एक वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करती। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा।
उसका रीजन अभी मैं बताऊंगी कि मैं ये कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है। जैसे ये दो वायर है, दो पैरेलल वायर है, ये आगे भी डेरिवेशन भी आएगा। अब जब वायर में करंट जा रहा है और हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, एक वायर में करंट जा रहा है और हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो केस होगा कि वायर ऐसे है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यूं जा रहा है, कैसे भी डायरेक्शन दे सकता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि करंट गिवन है और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम कौन सा हैंड यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। ये करंट की डायरेक्शन बताएगा और ये क्या बताएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा कि ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है। जैसे ये मान लो एक वायर है, वायर में अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो मैंने राइट हैंड थंब रूल का यूज किया, तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो मैंने ऐसे रखा। तो अगर मैं कहती हूँ कि इस पॉइंट पे बताओ, यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मेरी जो फिंगर की कर्ल्स है वो कहाँ जा रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, क्रॉस लगा दूंगी। जैसे देखो इधर ये वायर है, मैंने कहा करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ और यहाँ पे बताओ। तो आप क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे, यहाँ पे थंब रखा, कर्ल क्या जा रही है, यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं बताऊंगी ए पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, बट वहीं पे बी में क्या होगा, जब यहाँ पे अंदर जाएगी, जैसे देखो यहाँ पे जब अंदर जाएगी तो इस साइड तो बाहर निकलेगी ना ये कर्ल, और इस साइड कौन सा पॉइंट है आपका, बी पॉइंट है, तो बी पे क्या हो जाएगी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इनवर्ड डायरेक्शन को, ठीक है ना। तो आप किसका यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे, किसका यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे। इसका अब ये क्लियर हो गया। अब देखो आप, मान लो मेरे पास दो वायर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इस वायर से करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है, चारों ओर बनता है ना, सर्कुलर लूप में। तो जब इसमें करंट जाएगा तो सर्कुलर लूप में बनेगा ना, तो इस वायर का जो करंट है वो तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा इस वायर के लिए, और इस वायर में जो करंट जा रहा है ना वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा इस वाली वायर के लिए, ठीक है। एक वायर, एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो खुद पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा सकता, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी। किसकी वजह से लगेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्लियर है ये? अभी आगे और देखेंगे इसको। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू BIL sin थीटा, दैट इज BIL sin थीटा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे क्वेश्चन भी आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अब कल की तरह हमें क्या करना है, इस पे अलग अलग क्या देखने हैं, केसेस देखने हैं। देखो पहला केस है, यहां मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे क्या है आपका करंट है, यहां पे बी है, एंगल कितना बन रहा है 90, इस पे कितना फोर्स लगेगा, दैट इज इक्वल टू BIL sin थीटा। थीटा कितना है, आई और बी में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो BIL sin 90 कितना हो जाएगा, sin 90 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्स लगेगा आपका मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू BIL। यहीं पे आपका करंट चार्ज पार्टिकल कैसे हो जाए, पैरेलल और एंटी पैरेलल हो जाए। फिर से पैरेलल और एंटी पैरेलल में एंगल कितना बनेगा, कल वाला केस 0 और 180, 0 और 180 पे आपका एंगल कितना रहता है, साइन क्या रहता है, 0 ही रहता है। 0 होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक ये केस है कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड ये है और करंट यूं जा रहा है, तो एंगल कुछ बना है, एंगल कुछ बना है, तो यहाँ पे ना तो 0 होगा ना मैक्सिमम होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये BIL sin थीटा, क्या हो जाएगा ये आपका BIL sin थीटा। लेकिन ये मिनिमम नहीं होगा,
फोर्स होगा वो मिनिमम के इक्वल तो नहीं होगा, ठीक ना कुछ थीटा की जो वैल्यू होगी 45 है जितनी भी है वो वैल्यू इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, वो वैल्यू क्या कर देंगे इसमें पुट कर देंगे। इतना क्लियर है? ये वैल्यू क्या कर देंगे उसमें पुट कर देंगे। तो कोई भी एंगल होगा उसमें क्या करेंगे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है इतना? अब आगे आता है बायोट-सावर्ट लॉ। क्या आता है? बायोट-सावर्ट लॉ। जो बायोट और सेवर्ट है ये दो दोस्त थे आपस में, दोस्त कह लो कोलीग कह लो। इन दोनों ने एक रिजल्ट दिया जो कि क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक वायर है, उस वायर की वजह से r डिस्टेंस पे, उस वायर से r डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये किसने दिया था? बायोट-सावर्ट लॉ ने दिया था, जो कि किसके इक्वल है? बच्चा dB क्या है? पहले हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला। इन दोनों ने क्या किया, पहले एक जैसे B है ना, B करता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन B के आगे D लगा दिया, मतलब शॉर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, छोटी सी लेंथ के लिए, इतने से पॉइंट के लिए निकाला। फिर क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट करके सबके निकाल के इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फिर जो B होगा वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा। जो आपका यहाँ पे dB आया है वो किसके इक्वल आया है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा। ठीक है, अब देखो पूरी की लेंथ, इस वायर की लेंथ कितनी है? L है, बट यहाँ पे क्या यूज किया है? dl यूज किया है। इसका मतलब जब छोटी सी वायर होगी, छोटी सी वायर है, dl मतलब लेंथ बहुत छोटी है, वायर की लेंथ बहुत छोटी सी कंसीडर की है स्टार्टिंग में, तो छोटी वायर में जब करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो छोटा ही आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी तो छोटा ही आएगा। फिर बाद में क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट पुट कर देंगे कि फाइनल लिमिट क्या है और फाइनल और इनिशियल लिमिट क्या है। फिर क्या आ जाएगा आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। आफ्टर इंटीग्रेशन व्हाट यू गेट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बायोट-सावर्ट लॉ ने क्या बताया था? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा। क्या बताया था? I dl sin थीटा। क्लियर है आपका इतना? ठीक है, जो यहाँ पे म्यू नॉट है वो क्या है? कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस, कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 10 की पावर -7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब इससे पहले देखो, इसमें ना ऐसे पूछ लिया जाएगा आपको, डेरिवेशन नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है, या फिर ये पूछ लेगा एनडीए क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक वायर की वजह से, एक वायर से r डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, या एक सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है।